मैं एक विधवा डॉक्टर थी। मेरे पति की मौत के बाद से मैं तन्हा रात गुजारती थी। एक रात मेरे कमरे में एक चोर घुस आया। जब आवाज़ से मेरी नींद खुली तो मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। मुझे अकेला पाकर उस चोर ने मेरे साथ ऐसा किया कि रात भर मेरी चीख निकल रही थी। 50 साल की उम्र में मैं बिल्कुल ही तन्हा आ गई थी, क्योंकि मेरे पति नेवी में काम करते थे और 2 साल पहले ही उनकी मौत हो गई थी। पर हमारा कोई बच्चा भी नहीं था। तो मैं बिल्कुल ही अकेली एक छोटे से शहर में रहती थी। सुबह के वक्त में लोगों का इलाज करने जाती थी, क्योंकि चाचा मेरे डॉक्टर थे और मैं उन्हीं से सीख चुकी थी। पर काम से वापस आने के बाद समय काटना बहुत मुश्किल हो जाता था। मैंने सोचा कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, तो मैंने डांस क्लास ज्वाइन कर लिया। इलाज के बाद मैं रोज डांस जाती थी और 2 घंटे डांस करती थी, जिससे मेरा थोड़ा वक्त कट जाता था। डांस में मेरा टाइम पर एक लड़का आता था जो मुझे देखता रहता था। मुझे अच्छा लगता था कि कोई तो लड़का है जो मुझे देख रहा है, क्योंकि अब तो मुझे देखने वाला, मेरी तारीफ करने वाला कोई भी नहीं रहा। जब मैं कोई डांस और स्टेप गलत करती तो वह मेरे पास आकर मुझे सही तरीके से करना सिखाता और कभी कभी इस बहाने हाथ लगा देता। उसका हाथ गलती से भी लग जाए तो मुझे एक अजीब सा एहसास होता था, और उस वक्त एहसास होता था कि मैं कितनी अकेली हूँ और अपनी सरकारी नौकरी के चक्कर में मैं कितनी तरह रह गई हूँ। मेरा नाम प्रीति है। मैं 24 साल की उम्र में मुझे सरकारी डॉक्टर की नौकरी मिल गई थी। मेरे लिए तो खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि सरकारी परीक्षा में पास करना इतना आसान नहीं होता। मेरी पोस्टिंग घर से दूर एक गांव में हो गई और मेरा काम में धीरे धीरे मन भी लग गया। बस रात के वक्त मैं बहुत ही अकेलापन महसूस करती थी। साल बीत गए और मेरी माँ पापा को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। पर मैं एक शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यह नौकरी तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती। तभी उस गांव के एक घर से मेरे लिए रिश्ता आ गया। लड़का नेवी में काम करता था और साल के 6-4 महीने अपने घर पर रहता था और बाकी के समय अपनी ड्यूटी पर। मुझे रिश्ता पसंद आ गया तो मैंने उस लड़के से शादी के लिए हाँ कर दी। उस वक्त मेरी उम्र 26 साल की हो चुकी थी। ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरी सास ससुर और एक कुंवारा देवर रहता था। मेरा देवर अपने पापा के साथ खेत संभाला करता था। मेरे पति अपने काम से हमें पैसे भेजा करते थे और साल के 4 महीने में घर पर बिताते थे। शादी के बाद तो 1 महीने तक वह मेरे साथ ही रहे, लेकिन फिर उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करना था तो वह चले गए। मुझे उनकी कमी खलने लगी और रात को अपने पति के लिए तड़पती रहती थी। बस फोन पर ही मेरी उनसे बात हो पाती थी। मेरा देवर कभी कभार मेरे कमरे में आ जाता था और मेरे साथ बातें किया करता था। वह मेरी ही उम्र का था। धीरे धीरे मुझे अपना देवर पसंद आने लगा, क्योंकि वह मेरे पति से ज़्यादा मुझे समय दिया करता था और वह हमेशा मुझे हंसाया करता था। मेरे ससुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि देवर मेरे कमरे में वक्त गुजारे। उस रोज से वह मुझे ताने मारती थी, पर मैं उनकी परवाह नहीं की, क्योंकि आखिर मैं भी तो औरत हूँ। कब तक ऐसे जीऊँ, और देवर के साथ तो मेरा कोई गलत संबंध भी नहीं, बस दोस्त मानती हूँ मैं उसे। जब मेरे पति 8 महीने बाद घर आए तो मेरे ससुर ने मेरे पति का कान भर दिया। ना जाने उन्हें क्या क्या उल्टा सीधा बता दिया कि मेरे पति मुझ पर बरस पड़े। मैंने कहा कि आप चले जाते हो तो इसीलिए मैं अंकित से बात कर लेती हूँ, पर हमारे बीच कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। लेकिन मेरे पति ने अपनी मम्मी और पापा के साथ मिलकर मेरे देवर की शादी करवा दी और मेरा देवर अब अपनी पत्नी के साथ
वक्त गुजारने लगा तो मैं फिर से अकेली हो गई। फिर मैं कुछ बच्चों को डांस सिखाने लगी, जिससे मेरा समय कट जाया करता था। और जितना भी समय मिलता था मैं अपने पति से फोन पर बात कर लिया करती थी। शादी को 7 साल हो गए थे, पर मैं गर्भवती नहीं हो पाई। और 7 सालों के दौरान इतने ताने सुने कि मेरी आंखों से आंसू आ जाते। मेरी देवरानी को 3 बच्चे हो गए थे और मेरी गोद अभी भी सूनी थी। मेरे ससुर मुझे बातें सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। कहती थी कि पढ़ी लिखी बहू है, इतनी देर से शादी किया और अब बच्चे लेने में भी ज़रूरी नहीं समझती, ताकि काम छोड़कर घर ना बैठना पड़े। मुझे देवरानी भी मुझसे बहुत जलती थी। 18 दिन नेवी वाले घर पर आए। मैं मेरे पति की लाश लाए थे। मेरे पति की मौत की गम से बाहर आने से पहले ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। मेरी देवरानी तो मुझसे पहले से ही जलती थी, क्योंकि देवर के साथ मैं शादी से पहले बहुत घुल मिल गई थी। सास ने साफ साफ देवरानी को कह दिया था कि अगर यह विधवा औरत घर पर रही तो मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। बाकी का कसर मेरी सास और ससुर ने पूरा किया। हालांकि मेरे देवर ने मेरा साथ तो दिया था, पर उसके आगे कुछ नहीं बोल पाए। उसके बाद मैंने उस गांव से ट्रांसफर लेकर एक छोटे से गांव में आ गई और 6 महीने से अकेली जी रही थी। यही वजह थी कि मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया, ताकि और लोगों से मेरी जान पहचान बढ़ सके। इसी बीच मेरी जगह पर कुछ दिनों के लिए एक और डॉक्टर आ गया, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट अलग अलग काम का था। दवा देना, दवा देखने वाला काम हो गया था। उसकी वजह से मैं अपनी जगह पर दिनों के लिए एक लड़की को काम सिखाकर आई थी। तो मैंने सोचा कि मैंने अपने भाई भाभी के पास चली जाती हूँ। मेरे माता पिता का इसी बीच में देहांत हो गया था, तो अब मेरे भैया ही बस रह गए थे, जो कि मेरे से 3 साल बड़े थे। जब मैं बस पकड़कर जाने लगी तो काफ़ी लंबा समय सफ़र था और मुझे पता नहीं क्यों अकेले घबराहट हो रही थी। मेरे पास वाली सीट पर 1 साल का आदमी आकर बैठ गया। वह मुझे बार बार घूर घूर कर देख रहा था। मेरे पीने का पानी खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि अगले स्टॉप पर उतरकर भर लूंगी। पर जैसे ही अगला स्टॉप पूछी तो वह आदमी मुझसे मेरा बोतल छीनकर बोला कि मैं भर देता हूँ। वह जल्दी से चला गया। मैं उसकी हरकतों से काफ़ी घबरा गई थी। मुझे लगा कि कहीं यह आदमी जोर तो नहीं, लेकिन बस छूटने से पहले ही वह मेरे पास आ गया और मुझे पानी का बोतल थमा दिया और साथ ही कुछ खाने के लिए भी लेकर आया था। एक अजनबी के हाथों कुछ खाना खाने का मेरा मन नहीं था, पर वह भी खाने लगा तो मुझ में हिम्मत आई और मैं भी उसे खाने लगी। बहुत तेज भूख लगी थी। घर से लाया हुआ खाना तो कब का खत्म हो चुका था। जब रात को सोने का वक्त आया तो मुझे ऊपर वाले सीट पर सोना पड़ा। उस आदमी ने कहा कि मैडम, मेरी नीचे वाली सीट है तो आप इस पर सो जाइए, मैं ऊपर सो जाऊंगा। एक अजनबी आदमी मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा था पता नहीं, पर उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीने की कोई सहारा तो है। मैं अकेले इतना घबरा कर बस की यात्रा नहीं करना पड़ता, बल्कि मैं इसके मज़े लेती। कुछ रात जाने के बाद वह आदमी उतरा और मेरे करीब बैठ गया। मुझे नींद वैसे भी नहीं आ रही थी। मैं उठकर बैठ गई। वो आदमी यह देखकर बोला कि आप क्यों उठ गए, आप सोइए, डर क्यों रही हैं। मैं तो सच में डरी हुई थी, बस हिचक की इमारत। तभी उस आदमी का हाथ मेरे हाथ से टच हुआ और मेरे अजीब सा एहसास हुआ। और उस आदमी को भी अब मेरे भी मन आ गया था, क्योंकि मैं तब भी वो आदमी भी समझ गया था। हमने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। सब बस में रहने के बावजूद मन को पूरा किया। जब मैं अगले दिन
भैया भाभी के घर पहुंची तो उनका बर्ताव मेरे प्रति सही नहीं था। मेरी भाभी की बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे आने से वह खुश नहीं है, क्योंकि मैं एक विधवा औरत हूँ और एक बांझी अपने बच्चों को मेरे साथ खेलने नहीं देती। एक दिन तो भाभी ने कहा कि तुम्हारे आने की वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और दिन भर तुम्हारे साथ बातें और शरारतें करते रहते हैं। लेकिन भैया भाभी ने तो मुझे सीधे मुंह पर बोल दिया कि तुम खुद का देख लो, माँ और पापा तो रहे नहीं, मैं तो कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने आई थी, हमेशा के लिए तो नहीं आई थी। और मैं अपने काम तो खुद ही करती थी, उनके पैसे भी नहीं खाती थी। फिर पता नहीं क्यों मुझे यह सब बातें सुना रहे थे। मैं तो पूरी छुट्टियां बिताने के लिए आई थी, पर बहुत जल्दी पैक करके मैं वहां से निकल गई, क्योंकि उनके तानों से इतनी परेशान हो गई थी कि घर आने के बाद एक रात मैं सो रही थी, तभी घर के अंदर से कुछ आवाज आने लगी, जिससे मेरी नींद खुल गई। मैं काफी घबरा गई थी, आवाज कहाँ से आ रही है। जब मैं उठकर ड्राइविंग रूम में गई कि लाइट ऑन की तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। एक आदमी नकाब पहने मेरे घर के अंदर था। जरूर कोई चोर होगा, तभी वो अपना चेहरा ढक कर आया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी सोचा कि मैं चिल्लाती हूँ, पर उससे पहले ही उसने मेरे मुंह पर आवाज निकाल पाती वो आदमी मेरे पास आ गया और मुझे पकड़ लिया और मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। मुझे अकेली औरत को वो आदमी ने घेर लिया था। मैं करती भी तो क्या करती। वो चुप थोड़ी देर खड़ा रहा तो मैं शांत हो गई। जब उसने अपना नकाब हटाया तो मेरे सर के ऊपर से आसमान टूट पड़ा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ये तो वही डांस क्लास वाला आदमी था। जरूर कुछ प्लानिंग करके रखे होंगे। आखिर मुझे अकेली औरत से यह लोग चाहती क्या हैं। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहती, वो कहा कि हम आपके पति मोहन के दोस्त हैं, हम सब साथ में काम करते थे और यहाँ किसी मकसद से आए हैं। आप घबराइए मत, मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगा। मुझे चाय बनाने को कहा। अपने पति का नाम सुनकर मैं शांत हो गई और चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। जब रात के 1 बज रहे थे, आखिर यह आदमी सच बोल रहा था या झूठ, मैं यही सोच सोच कर काँप रही थी। चोरी की तरह रात के 1 बजे कि यह आदमी मेरे कमरे में क्यों आया, जबकि वह जानता है कि मैं विधवा हूँ। मेरे डर के मारे पूरे तरीके से काँप रही थी। तभी मैंने नल खोला और अपने ऊपर पानी डालने लगी। जब चाय बन गई तो मैं चाय लेकर कमरे में पहुंची। पानी से मेरी साड़ी गीली हो चुकी थी। जब मैं उस आदमी को चाय दी तो वह मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहा था और मेरे गीले बदन को ताक रहा था। घबराहट के कारण मैंने अपने कपड़े भी नहीं बदले, और बदलती भी कैसे। वह आदमी मेरे बेडरूम में ही बैठा था। मैं चाय लेकर गई। वह आदमी कहा कि आपके पति ने मरने से पहले बच लिया था कि हम आपको ध्यान रखेंगे। वह आपसे बहुत मोहब्बत करते थे और आपके बारे में हमें बताते रहते थे। आपके पति की आखिरी इच्छा है कि मैं आपसे शादी कर लूं। यह सुनकर तो मेरा सिर चकरा गया। यह क्या कह रहा है? शादी कर लो? मेरे पति की आखिरी इच्छा है? ऐसी इच्छा उन्होंने कैसे पाल ली थी? मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि आदमी मेरे पति के दोस्त है भी या नहीं, क्योंकि वह कभी भी इस आदमी का जिक्र नहीं किया। मैं वहां बैठ गई और उससे कहा कि शादी कैसे कर सकती हूँ, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। वह आदमी कहा कि यही हम तो सोच रहे थे, इसीलिए 2 साल तक हम आपके पास नहीं आए। लेकिन आपके पति के आखिरी इच्छा मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इसी वजह से मैंने ही फैसला किया कि आपसे
शादी कर लूँगा ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। लेकिन मेरे पति के मरते ही ससुराल वालों ने भी मुझे निकाल दिया। भैया भाभी भी नहीं चाहते थे कि मैं उनके पास जाऊं। बिल्कुल अकेली रह गई थी। ना जाने क्यों मैं इस आदमी पर भरोसा कर ली और उसे हाँ कर दी। फिर उसके बाद उस आदमी ने जो कुछ किया, मैं बिल्कुल ही घबरा गई और रात भर मेरी चीखें निकलती रही। मुझे नहीं पता था कि यह आदमी मेरे साथ, जब मैं सुबह उठी तो वह आदमी जा चुका था। और फिर मैं अपने आप को कोसने लगी। मुझे यकीन हो चुका था कि यह आदमी धोखेबाज था और बस मौके का फ़ायदा उठाने आया था। तभी मेरी नज़र घर की अलमारी पर पड़ी जो खुली हुई थी। वह देखते ही मैं बहुत घबरा गई और जैसे ही मैं अलमारी के पास गई तो उसका लॉकर खुला हुआ था और उसके अंदर पड़े हुए मेरे सारे गहने, जेवरात और मेरी डॉक्टरी के कागज सब कुछ गायब थे, जो कि मेरे पति ने 7 वर्षों की पूंजी बनवा कर दिया था। जब मेरी सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया था तो फिर मेरे देवरात भी वापस मांग रहे थे, पर मैंने उन्हें देने से साफ मना कर दिया था क्योंकि मुझे मेरे पति ने बनवा कर दिए थे। ये वह गहने, आंखों से आंसू आ गया। अब तो मैं पुलिस के पास भी नहीं जा सकती थी क्योंकि रिपोर्ट लिखवाती इससे मेरी ही बदनामी होती। वो याद में मुझे लूट कर चला गया था। तभी मेरे पास एक फ़ोन आया। कॉलर आईडी में उसका नाम देखकर मैं घबरा गई। कांपते हुए हाथों से जब मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से मेरी सास मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी और कहा कि तेरे कॉलेज में भी ठंड पहुंच गई। और मेरे कलेजे में भी समझ चुकी थी कि उस आदमी को मेरे पास मेरी सास ससुर ने ही भेजे थे ताकि वह जीवन और मेरी डॉक्टरी की कागजात चुरा सके। ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ एक घिनौना मजाक हुआ था। लेकिन करीब 3 महीने के बाद ही किसी ने मेरे दरवाजे की बेल बजाई थी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा देवर सामने खड़ा था। मैंने कहा कि तुम मुझसे अब क्या लेने आए हो। तभी उन्होंने मेरे सारे जीवन और डॉक्टरी कागजात मुझे वापस कर दिए। मेरा देवर अंदर आया और कहा कि भाभी, मेरी माँ और पापा और मेरी बीवी ने आपके गहने लेने के लिए सारा गंदा खेल खेला था, लेकिन बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। जेवर चोरी के बाद ही मेरी माँ बीमार पड़ गई और कुछ दिनों के बाद ही उनका स्वर्गवास हो गया और मेरी पत्नी ने भी मुझे तलाक दे दी। और मुझे तलाक मिला है क्योंकि मेरी पत्नी को कॉलेज में लड़के से प्यार था। मैं चाहता था कि आप मुझे शादी कर लो। मैं आपको बहुत पसंद करता था, पर आप मेरे भाई की पत्नी थी, इसीलिए मैंने आपको कभी कुछ नहीं बताया और हमेशा बुरा ही होता है। जेवर चोरी के बाद ही मेरी माँ बीमार पड़ गई और कुछ दिनों के बाद ही उनका स्वर्गवास। घर की मर्यादा कभी भी पार नहीं की। अब जब आप भी अकेली हो और मैं भी अकेला हूँ तो हम शादी करके एक नई दुनिया बसाते हैं। मैंने अपने देवर की बात मान ली और उससे शादी कर ली क्योंकि वही है जिसने मुझे धोखा नहीं दिया और उसके साथ प्यार से और उसके